स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात स्टेट पीसीएस के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, ताकि वे परीक्षार्थी जो तैयारी तो बड़े जुझारूपन के साथ प्रतिबद्धता के साथ करते हैं, परंतु कई बार रणनीतिक चूक के कारण से वो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते। इसी प्रक्रिया में दृष्टि आईएएस ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए, विशेष तौर पर वो थोड़े सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं या किसी कारण से दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन तक अपने पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए टीम दृष्टि ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस प्रक्रिया में रणनीति के लिए भी कई वीडियोस, जो प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, किस प्रकार से, किस सेक्शन से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसकी समझ विद्यार्थियों को बेहतर प्रकार से हो सके, ताकि विद्यार्थी अपने पहुंच को परीक्षा में पूछे जाने वाले स्रोतों तक सुनिश्चित करके चयनित हो सकें। इसी प्रक्रिया में दृष्टि आईएएस ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए भी यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें रणनीति के कई वीडियोज़ आपको मिले होंगे। साथ ही साथ जो प्रारंभिक परीक्षा हुए हैं उन प्रश्नों का एक सारगर्भित उत्तर के साथ विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि सेक्शन वाइज आप इस ट्रेंड या पैटर्न को भी समझ सकें। इसके अंतर्गत हरियाणा लोक सेवा आयोग की 2021 में जो परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसके क्रमशः 2 वीडियोज़ में भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को मैं संजीव श्रीवास्तव संप्रेषित करने के लिए कहा था मैंने। पार्ट 1 या पार्ट ए वीडियो आपको पहले मिल चुका है, जो कुल 9 प्रश्नों का था। अब रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इस पार्ट 2 वाले वीडियो में आप देखेंगे। चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, प्रश्नों का उत्तर तो आपको आसानी से मिल जाएगा, परंतु एक सारगर्भित विश्लेषण, क्योंकि किस सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आप उसी प्रकार से तथ्य को या अवधारणाओं को जोड़ सकें, तैयार कर सकें। चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। जो 10वां प्रश्न है, नुब्रा घाटी बागानों, बैक्ट्रियन ऊंटों, मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मध्य में अवस्थित है या बीच में अवस्थित है, जो कि है, इसको इंग्लिश में देखें, द फेमस नुब्रा वैली नोन फॉर इट्स ऑर्किड्स, विस्टास, बैक्ट्रियन कैमल्स जो डबल हम्प्ड होते हैं, एंड मोनेस्टरीज लाइज बिटवीन द 2 माउंटेन्स रेंजेस ऑफ। देखो, अगर मोनेस्ट्री का मतलब माइट बी पॉसिबल कि आपको इसका गेस ना पता हो या कैसे आप निकाल सकते हैं। वैसे नुब्रा वैली पे यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है और नेट पे भी काफ़ी पॉपुलर टर्म है। तो कैसी मान्यता है कि नुब्रा वैली के लोग 100 साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं और 50 से 60 साल तक युवा के जैसे होते हैं। ओबियसली खूबसूरती भी तब होगी क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा ही फ्रेश है। अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर 3 टर्म्स दिए गए, ध्यान से देखिएगा। पहला है बागान, दूसरा है बैक्ट्रियन ऊंट और तीसरा है मठों के लिए। अगर आप विश्व के जलवायु प्रदेश और वहाँ के जैव विविधता को जानते हैं तो उष्ण मरुस्थलों में सिंगल हम्प्ड कैमल होता है और शीत मरुस्थलों में डबल हम्प्ड कैमल होता है, जिसको हम बैक्ट्रियन ऊंट कहते हैं। ये बैक्ट्रियन ऊंट का मतलब हुआ डबल हम्प्ड कैमल, जो शीत मरुस्थलों में पाया जाता है। और भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख प्रदेश में अवस्थित है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर अब गेस निकालना आसान हो जाएगा। अब मुद्दा है जास्कर या लद्दाख तथा पीर पंजाल या काराकोरम तथा लद्दाख। तो जो शीत मरुस्थलीय प्रदेश है वो बेसिकली लद्दाख तथा काराकोरम के बीच में अवस्थित है। लद्दाख तथा काराकोरम, तो एक तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख तथा काराकोरम। दूसरा, ध्यान रखिएगा, बैक्ट्रियन ऊंटों के अलावा यदि हम मठों की बात करें, यानी मोनेस्ट्रीज की बात करें, जो बौद्ध मठों से संबंधित होगा, तो ऑब्वियसली जो लद्दाख रीजन है, हालांकि अब दोनों यूटी हो गए, JNK एंड लद्दाख रीजन, राज्य के बजाय दोनों क्या है, अब यूटी हैं। तो लद्दाख रीजन है वो बौद्ध बहुल जनसंख्या का प्रदेश है। बौद्ध बहुल जनसंख्या का मतलब हुआ बौद्ध संस्कृति का प्रदेश है, एंड सेवरल मोनेस्ट्रीज आर देयर। यही भारत की विविधता भी है। तो यहाँ पर जो नुब्रा घाटी है, लेकिन नुब्रा घाटी में पर्टिकुलरली मोनेस्ट्रीज तुलना में कम है। जो आंतरिक भाग की बात करें तो चूंकि अभी ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और ध्यान दीजिएगा, हरियाणा पीसीएस 2021 में 2 प्रश्न सीधे सीधे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एरिया से पूछे गए। एक ये नुब्रा वैली का क्वेश्चन है। प्रश्न आने के बाद उत्तर निकालना बड़ा आसान है, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन गेस कैसे निकल सकता है? पहला बैक्ट्रियन ऊंट अर्थात जो डबल हम्प्ड कैमल्स हैं वो, और दूसरा मोनेस्ट्रीज। तो जो लद्दाख रीजन है, अब ऑप्शन में तो लद्दाख यहाँ भी है, लद्दाख यहाँ भी है, तो कैसे निकालेंगे? तो जो लद्दाख प्रदेश है
उस प्रदेश की जो विशेषता है या नुब्रा वैली से भी जो कंसर्न है वो काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी श्रृंखला है और इसी पर भारत की सर्वोच्च चोटी K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। भारत के सबसे लंबे लंबे ग्लेशियर्स जैसे सियाचिन इसी पर है, बलतोरो इसी पर है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा जो सैनिक अड्डा है वो भी सियाचिन ही भारत का, वो भी यहीं पर है। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में ही लद्दाख का मरुस्थल है, यहीं से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु के कई गोखुर झील भी यहाँ पर हैं और नुब्रा जो है वो स्योक नदी की सहायिका है और स्योक नदी सिंधु नदी की सहायिका है। तो यही नुब्रा जो घाटी है बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर्स प्लस नदियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि नीचे है ये। तो हमेशा यहाँ हिमाच्छादन नहीं होता, लेकिन फल के बागान खासकर सेव, दुनिया के सबसे टेस्टीएस्ट सेव को, जैसे कश्मीर घाटी को दुनिया का स्वर्ग कहते हैं, तो अगर आप नुब्रा घाटी को देखते हैं तो यहाँ पर नुब्रा घाटी में कश्मीर घाटी की तरह विस्तृत एरिया तो नहीं मिलेगा। यहाँ झेलम नदी गोखुर झील भी बनाती है, परंतु एक बात तय है, इसको अब स्वर्ग कहते हैं सुंदरतम दृश्यावलियों के लिए, बेहतर से बेहतर फलों के बागान के लिए, साथ ही साथ मनोरमता के साथ साथ जो मोनेस्ट्रीज हैं, बौद्ध मठों के लिए ये पूरा का पूरा प्रदेश प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको काराकोरम तथा लद्दाख रेंजेस के बीच में नुब्रा घाटी अवस्थित है। नुब्रा एक नदी है, उसी की वैली को नुब्रा घाटी कहते हैं। ये स्योक की सहायिका है और स्योक नदी सिंधु नदी की सहायिका है। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। तो ओवरऑल द नुब्रा वैली इज लोकेटेड बिटवीन द काराकोरम एंड लद्दाख रेंज विच इज वेरी फेमस फॉर द बैक्ट्रियन double humped camels along with several monasteries and awesome tastiest the gardens of fruits। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न भी जो है वो उसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हालांकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर न कहें, कश्मीर कहें, क्योंकि कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख रीजन उसी में है, वो सारा का सारा हमारा ही है। और जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल अभी कार्य कर रहा है, हमें उम्मीद है कि वो पूरा का पूरा हम जल्दी ले लें। प्रश्न है, डेप्सांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेप्सांग मैदान, पहले ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों से बने होते हैं। ये मैदान उच्च तुंगता, तुंगता का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सघन शंकुधारी वनों से ढके होते हैं या फिर आच्छादित होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेप्सांग प्लेन्स। It is formed by fertile alluvial soils. The plain, second option is the plain is found at the higher altitudes. Altitude का मतलब यहाँ ऊंचाई ही है। And is covered with the dense coniferous forest. अब A या B या 1 और 3 दोनों या 2 और 3 दोनों, जैसे भी आंसर होगा। सबसे पहले आप जानिए कि डेप्सांग मैदान होते क्या है। इसको ग्रेविटी प्लेन कहते हैं, गुरुत्वीय मैदान। अब मुद्दा है ये गुरुत्वीय मैदान अर्थात ग्रेविटी प्लेन होता क्या है। आपने सुना होगा तिब्बत के ऊपर से प्राय हवाई जहाज उड़ाए नहीं जाते। वैसे अब तो बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, बट ग्रेविटी का मतलब होता है वहां पर वायुमंडल की जो दशाएं हैं वो शून्यता जैसी तो नहीं होंगी, परंतु काफी लेस, मतलब पार्शली डेंस्ड है, जिसके जब वायु ही वहां पर बहुत विरल हो जाएगा, ऊंचाई पर तो है तिब्बत का पठार या कोई भी इस प्रकार का जो स्थलाकृतिक प्रदेश है, वायु वहां विरल होगा, इसलिए जिनको सांस की बीमारी है ऊंचाई पर जाने में समस्याएं आती हैं। और खासकर हेलीकॉप्टर को उड़ाना तिब्बत के पठार के ऊपर से बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहां पर ऊंचाई की वजह से, तुंगता मीन्स हाइट एल्टीट्यूड की वजह से वायु का दबाव बहुत कम हो जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर को उड़ाना अभी तक काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए कई बार वैज्ञानिक प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है, ऐसा क्या कारण है कि तिब्बत के पठार के ऊपर से हेलीकॉप्टर या बड़े वायुयान नहीं उड़ाए जाते। तो जहाँ पर वायुमंडल काफ़ी विरल हो जाता है, वहाँ पर ग्रेविटी का प्रभाव तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्यान रखिए, ग्रेविटी का प्रभाव क्यों? जैसे हवाई जहाज तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही उड़ता है ना, ग्रेविटी खींच रहा है पृथ्वी की सतह की ओर और हवाई जहाज जा रहा है वो पृथ्वी से ऊपर की ओर, तो हवाई जहाज हो गया, रॉकेट हो गया, कोई भी चीज़ जो ऊपर जा रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो ग्रेविटी प्लेन उसको कहते हैं जिस पर कि ग्रेविटी का प्रभाव, वायुमंडल के प्रभाव कम हो जाते हैं और ग्रेविटी का प्रभाव तुलना में अधिक प्रभावी हो जाता है, उसको कहते हैं ग्रेविटी प्लेन। जैसे आप पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम, उसको भी ग्रेविटी डैम कहते हैं। क्यों?
क्योंकि उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी जिले में विलंगना नदी पर है, विलंगना नदी, तो ऊंचाई की वजह से वहां पर भी वायु दाब का प्रभाव या इस प्रकार का प्रभाव तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब ये प्रभाव थोड़ा कम होगा तो ग्रेविटी का प्रभाव सीधे सीधे थोड़ा ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वहां पे अवस्थित उन चीज़ों को हम ग्रेविटी से सीधे जोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी प्रभाव तुलना में गौण हो जाते हैं। इसलिए केवल चूंकि अभी पूछा गया है तिब्बत के पठार से, मैं बताता हूँ कैसे उत्तर निकलेगा। अक्साई चीन से है, लेकिन अगर मान लीजिए आप उत्तर अमेरिका में ही कहा जाए कि ग्रेविटी प्लेन कहाँ पे होगा, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अलास्का, बिकॉज उसका एल्टीट्यूड बहुत ऊपर है, और या फिर रॉकीज की ओर जाना होगा हमें। लेकिन जो प्लेन है, प्लेन वाले मैदान जो है जिसकी ऊंचाई काफ़ी नीचे है, उसको आप कभी भी ग्रेविटी प्लेन नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर वायु का दबाव तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक कार्य करेगा। क्योंकि जैसे सरफेस के अर्थात भूपृष्ठ के हम निकट आते हैं, नज़दीक आते हैं, वायुमंडल सघन होता है, तो वायु दाब में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। तो ग्रेविटी प्लेन, ग्रेविटी डैम, जब भी ऐसी चर्चा की जाए, जिस डैम की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी उस पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट उतना ही तुलना में अधिक होगा, इसलिए उसको नाम दिया जाता है ग्रेविटी डैम। जैसे हमारे भारत में जो भिलांगना नदी है, भगीरथी नदी की जो सहायिका है, भारत का सबसे ऊंचा डैम वही है, टिहरी डैम, उसको हम ग्रेविटी डैम कहते हैं। अभिप्राय आपको समझ में आ गया होगा। अब ओबियसली ये जो डेप्सोंग मैदान है, इसकी ऊंचाई के विषय में या इसके विषय में, क्योंकि बहुत कॉमन टर्म नहीं है, लेकिन ये प्रश्न इसलिए भी पूछा गया था कि डोकलाम आदि में जो चाइना का जस्ट लाइक अतिक्रमण की प्रक्रियाएं चल रही थी, तो ये फिर से मैदान पॉपुलर हुआ था। बेसिकली वहाँ पे जो यॉक होते हैं उनको चू कहते हैं, पूरे के पूरे अक्साई चीन में, यानी कश्मीर में, कश्मीर रीजन में आप देखेंगे, देखिए ये यहाँ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर शुरू होता है, ये पाकिस्तान के पास है, और ये एरिया है अक्साई चीन का, तो ये तिब्बत से भी कंसर्न हो जाता है, अक्साई चीन का। और इसके पहले वाला जो नुब्रा वैली हम बता रहे थे, वो नुब्रा वैली यहाँ पर है। नुब्रा वैली का अधिकांश पार्ट अभी पीओके में होता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन उसका ईस्टर्न पार्ट जो है वो इंडिया में है, वही काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। इसलिए मैंने कहा 2 क्वेश्चन यहाँ से है। तो तिब्बत का पठार तो इधर है, ये अक्साई चीन में डैप्सोंग जो प्लेन है, इन्हीं को कहते हैं ग्रेविटी प्लेन, क्योंकि इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। जब ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वायु वहाँ विरल होगी, तो वायु का दबाव तुलना में बहुत कम हो जाएगा, और जब वायु का दबाव कम हो जाएगा तो ग्रेविटी तुलनात्मक रूप से अधिक इफेक्टिव हो जाएगा, इसलिए उसको हम ग्रेविटी प्लेन कहते हैं। बट अब आपको समझ में आ गया होगा, अक्साई चीन सिम्स लाइक द कोल्ड डेजर्ट, यह भी एक शीत मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसा कि तिब्बत का पठार भी है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि नुब्रा वैली के आसपास भी जो लद्दाख का मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल वहीं पर लोकेटेड है। देन अक्साई चीन भी जस्ट लाइक रॉकी है, नेकेड कहते हैं इसको, आइसी है या नेकेड, नेकेड मतलब वनस्पति से विहीन है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है लगभग 20 सेंटीमीटर वार्षिक। यदि 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी और 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं, तो ऑब्वियसली द क्लाइमेट वुड बी कंसर्न लाइक द कोल्ड डेजर्ट्स। और तिब्बत के पठार पर भी वही है, 22 से 25 सीएम। अब आप प्रश्न को बनाइए, अगर आप डैप्सोंग मैदान को जानते हैं तो बेसिकली इट्स अ ग्रेविटी प्लेन। अब ये कैसे कंसर्न होगा, तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से, देखो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ उपजाऊ लिखा जाए ना लिखा जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन जलोढ़ कहाँ पे निर्मित होगी, जहां पर नदी के अपर्दन और निक्षेप की प्रक्रियाएं होंगी। यहाँ पर नदी, चूंकि उच्च पर्वतीय प्रदेश है, नदी का अपर्दन होता भी है, तो उसके घाटी के एरियाज में ही जलोढ़ का निक्षेप होता है, अतः जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित मैदान इतनी ऊंचाई पर पाया ही नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा ऑप्शन सेकंड है मैदान उच्च तुंगता, यानी एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये तो ऑब्वियसली है। जब भी ग्रेविटी प्लेन की बात आए ऊंचाई पर ही पाया जाएगा, है ना, तो उच्च तुंगता वाले हैं, तो ये तो सही हो गया। फिर कह रहा है ये सघन शंकुधारी वनों से ढके होते हैं। देखो जब वर्षा वहां पे 20 सेंटीमीटर वार्षिक है एंड द क्लाइमेट वुड बी कंसर्न लाइक द कोल्ड डेजर्ट्स, देन हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि वहां पर सघन वन पाया जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इससे कंसर्न नहीं हो सकते, ऑप्शन 2 ही से कंसर्न होगा, और इस परिस्थिति में जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आंसर बी, ओनली 2। क्यों? क्योंकि जो पहला है और तीसरा है वो इससे मैच नहीं करते। और एक बात ध्यान रखिएगा,
उच्च तुंगता या ऊंचाई की जब भी बात की जाए, उच्च तुंगता यूज किया जाता है टुंड्रा वनस्पति के लिए। टुंड्रा में कॉर्निफेरस या कोणधारी वन आते ही नहीं है। तो यदि आप दूसरे वाले को सही मानते हैं तो पहला या तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा, और पहला और तीसरा को सही मानते हैं तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि सी ऑप्शन में पहला और तीसरा भी है। अगर आप छांटो विधि से चलते हैं तो उस केस में डैप्सोंग जो मैदान है, डैप्सोंग मैदान उच्च तुंगता वाले ग्रेविटी प्लेन्स को ही कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए था। वैसे इस प्रश्न को मैं आसान नहीं मानता, फिर भी अगर आप थोड़ा सा नॉलेज करंट अफेयर्स का रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि 20 में जो कोविड-19 शुरू हुआ था 20 मार्च के बाद से, तो चीन का अतिक्रमण भारत के कई क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ। और आप याद कीजिए, इसी लद्दाख और अक्साई चीन के प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर गन ले जाना मना होता है, तो चीनी सैनिकों ने लकड़ी के लट्ठों में तार लपेट कर रखा हुआ था। हालांकि भारतीय जवानों ने बड़ी बहादुरी से, उसमें करीबन 22 जवान घायल हुए थे भारत के, लेकिन ये निहत्थे थे, फिर भी करीबन 18 जवानों को, वो चाहे कुंफू कराटे जितना जानते हो, कूट काट के आए थे सब। और ये न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर रहा था। इसमें निवर्तमान जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इनकी भी काफ़ी तारीफ की गई थी कि झुका नहीं ये व्यक्ति। और जो व्यक्ति चीन जैसे राष्ट्र से भी झुके नहीं ओबियसली, और अभी तो आप देख ही रहे हैं जो रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, उसमें अमेरिका एक तरफ टकटकी लगा के भारत को देख रहा है, और भारत ने जिस प्रकार से रशिया के साथ एक तो मित्रता की संधि को तोड़ा नहीं, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल को लिया और लाभ लिया, ये सब दिख रहा है कि कूटनीति में भारत किस स्तर तक सफल है। एनीवे, तो फिलहाल इसका आंसर होगा बी 11वें प्रश्न का, यानी केवल 2। ये दोनों नहीं इसमें शामिल होंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अब हम लोग प्रश्न 12 की ओर। जो 12 है, एक तरफ बेसिकली थोड़ा सा अगर आपको हिंट मिले, कैसे मिलेगा मैं बताता हूं। पहले मैं बता दूं प्रश्न क्या है। कॉलम ए में दी गई स्लैश एवं बर्न कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि यहां पे देखिए, को कॉलम 2 में दिए गए राज्य या क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। अब इसका बेहतर होगा इंग्लिश टर्म, हिंदी टर्म देखिए, इंग्लिश टर्म देखिए। अब मुश्किल या समस्या यही है कि स्लैश एंड बर्न देवनागरी में लिख दिया गया है। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है काटना और जलाना। बर्न मतलब जलाना, किसी चीज के लिए कहते हैं बर्न हो रहा है, मतलब जलाया जा रहा है। स्लैश काटना, साफ करना और जलाना, ये क्या है? झूमिंग कृषि है। झूम कृषि में क्या किया जाता है, ऐसे ये एरिया है तो यहाँ के वनों को काट दिया जाएगा, काट करके जला दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू होगा। तब तक इन एरियाज में धीरे धीरे जो वर्षा से धीरे धीरे वनस्पति समुदाय का विकास होना शुरू हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे उत्पादकता कम हो जाएगी तो इस एरिया के वनस्पतियों को काट के जला दिया जाएगा, फिर कृषि यहाँ होगी। ऐसे ही वो शिफ्ट करते रहते हैं, इसीलिए इसको स्थानांतरीय कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। झूमिंग वहाँ का स्थानीय नाम है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन इसको शिफ्टिंग भी कहते हैं क्योंकि स्लैश एंड बर्न मैकेनिज्म से इसके एरिया को शिफ्ट किया जाता है। राइट। अब मुद्दा है कि किस एरिया में क्या कहा जाता है, तो हिंट आंसर में है अवेलेबल। देखो, झूमिंग, झूम कृषि या झूम एग्रीकल्चर कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, यानी पहला का हो जाएगा सी। उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कृषि कहते हैं। और अच्छी बात क्या है कि पहले से ही आंसर निकल जा रहा है, क्योंकि पहले आंसर में ए सी बी डी यानी एक ऑप्शन भी आप जानते हैं तो आंसर निकल जा रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा है खिल, ये हिमालयी क्षेत्र में इसी को खिल कहते हैं, हिमालयी क्षेत्र में खिल कहते हैं। ब्रिंगा जो है या बरिंगा, ये उड़ीसा के जनजातीय प्रदेशों में कहते हैं। और वालरे कहते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो उदयपुर की पहाड़ियां हैं, गोगुंदा आदि की पहाड़ियां जो हैं, उन एरियाज में भी वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, वो जब खासकर मीना, हालांकि मीनाज तो कम, और भी जो गुजरात के बॉर्डर पर रहते हैं, हालांकि वो दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व की बात की जा रही है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उन एरियाज में भी अब हालांकि प्रैक्टिस नहीं होता राजस्थान में, लेकिन झूम एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया जाता था। लेकिन अच्छी बात क्या है, यदि आप झूमिंग, और ये बहुत पॉपुलर टर्म है, आप पीसीएस छोड़िए कि सामान्य परीक्षा की तैयारी भी करते हैं या कर रहे हैं, तो प्रारंभ में ही आपको ये सब टर्म सुनने को मिलेगा, जैसे झूमिंग एग्रीकल्चर। प्रैक्टिसेस
कंसर्न विद एग्रीकल्चर। तो झूमिंग मीन्स नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इसी से उत्तर निकल जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका बी। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बी। और मेरे हिसाब से बहुत ही हल्का प्रश्न है। कई बार स्लैश एंड बर्न कृषि देखने के बाद लगेगा ले ये कहाँ से पूछ दिया गया और ये पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन में घुसने के बाद लगता है कि एक बार में बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर काटना और जलाने की प्रक्रिया, मतलब हिंदी में इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन होना चाहिए, ये तो जस्ट इंग्लिश टर्म को ही देवनागरी में लिख दिया गया है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13वां। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यानी पहले आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे, बिना मतलब वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से न लगे हों। स्थलबद्ध राज्य यानी वो सागर को भी न छूते हों। भारत में अधिकतम उत्तरी, तो पहले आपको चलना है उत्तरी में, फिर दक्षिणी, फिर पूर्वी, फिर पश्चिमी। तो अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा तो हरियाणा, या पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम और गुजरात। तो ओबियसली हिमाचल प्रदेश उत्तर में तो है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। दूसरा बी ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश तट को छूता है, तो लैंडलॉक्ड नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, केरल। फिर केरल की बात करें तो केरल भी लैंडलॉक्ड नहीं है, क्योंकि वो समुद्र को छूता है। अब हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो हरियाणा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता। क्लियर हो रहा है। पश्चिम में इसके पंजाब है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दिल्ली हो जाता है हरियाणा के। दक्षिण में कुछ पार्ट राजस्थान का भी है। तो हरियाणा हो गया। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो तेलंगाना राज्य है वो आंतरिक भाग में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का तो कोई मतलब ही नहीं है, समुद्र को भी नहीं छूता। झारखंड यानी उत्तरी पार्ट से हो जाएगा हरियाणा, दक्षिणी पार्ट से ओबियसली तेलंगाना, पूर्वी पार्ट में झारखंड हो जाएगा और पश्चिमी राज्य में मध्य प्रदेश। हालांकि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश मतलब मध्यवर्ती राज्य कहा जाता है, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्र को नहीं छूना है, तो गुजरात लैंडलॉक्ड पश्चिमी राज्य तो है, लेकिन वो लैंडलॉक्ड नहीं है। बात की जा रही स्थलरुद्ध की, तो यहां पर बेस्ट सूटेड ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है। अगर थोड़ा सा भी कंसर्न या प्रश्न को आप गंभीरता से मतलब पढ़ रहे बनाने के लिए, तो इजिली बन जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन केवल छांटने चलना है। पहले ही कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बगैर हिमाचल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है, कट हो जाएगा ऑप्शन। आंध्र प्रदेश तट को छूता है, कट हो जाएगा। केरल तट को छूता है, कट हो जाएगा। इवन मिजोरम या गुजरात, ये सब या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले हैं, मतलब नियर बाई भी ऑप्शन नहीं है। दैट इज इजीएस्ट ऑप्शन डी। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत की इच्छा है चाहबार बंदरगाह, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। बेसिकली जो चाहबार था पहले ओमान का था, और ओमान के ही लगभग 200 परिवार वहाँ चाहबार पोर्ट पहले नहीं था, वो एक छोटा सा आइलैंड टाइप का था, वहाँ पर रहते थे। ओमान ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया था लीज पर, अर्थात बेचा नहीं था। इसलिए कई बार ऐसा बात भी आया कि अगर चाहे तो ओमान पाकिस्तान से वापस लेने की बात भी कर सकता है। चाइना ने पूरा का पूरा सिल्क रूट से कंसर्न करते हुए चीन से, जो अक्साई चीन और पाक पैड कश्मीर होता हुआ पूरी पाकिस्तान से कराची के जो इस तरफ चाहबार पोर्ट है वहाँ तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया, और कहा एक कॉरिडोर यानी औद्योगिक गलियारे के रूप में उसको विकसित करने की बात की। भारत, अब देखो पाकिस्तान कई बार, जैसे मानचित्र से आप देखोगे, तो अगर मानचित्र से देखें तो ये अफ्रीका है, ऐसे यहाँ पर भारत है, अब इधर से चीन ने इसको डेवलप किया है, ऐसे इधर से चीन ने इसको ऐसे डेवलप किया है। अब भारत की जो इच्छा है वो क्या है, यहाँ से देखो, अब ये हो जाता है पाकिस्तान और यहाँ हो जाता है ईरान, तो यहाँ से ऐसे यूरोप होता हुआ ये फिर ऐसे आता है यहाँ। तो जो INSTC है इसमें कुल 13 राष्ट्र हैं। इसमें कुछ अफ्रीकी राष्ट्र हैं, मूलतः एशियाई राष्ट्र हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान भी नहीं है और चीन भी नहीं है, इसलिए चाहबार पोर्ट को शामिल कर दिया जाए तो चीन ने बनाया है और पाकिस्तान में वो है, ये दोनों भी शामिल हो सकते हैं।
तो इंडिया की इच्छा है चाहबार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा, ये बेसिकली जो टर्म है ये उत्तर दक्षिण गलियारे से ही कंसर्न है, जो भारत से रूस तक विस्तृत है, उसमें शामिल किया जाए। निम्नलिखित देशों में से कौन से INSTC के सदस्य हैं? तो हैं में देखो, इराक, मंगोलिया तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि मंगोलिया चीन के उत्तर में है। इराक नहीं होगा, मंगोलिया नहीं होगा, और चीन मैंने पहले ही कहा, अपने आप हो जाएगा ईरान। क्योंकि ये जो रास्ता है ना ऐसे आने वाला, पाकिस्तान से नहीं, यहाँ ईरान से कंसर्न होता है, और फिर ये बहरीनी खाड़ी से होता हुआ, लाल सागर से होता हुआ वापस आता है। इसमें रशिया से, यानी यूरोप के कुछ राष्ट्र हैं, और रशिया से होता हुआ कुल 13 राष्ट्र हैं। तो भारत ने इच्छा जताई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, भू राजनीति में कुछ अपने महत्व भी होते हैं, कि अगर चाहबार पोर्ट और उसके कंसर्न को शामिल कर लिया जाए तो बेसिकली चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? और ये कूटनीति का भी पक्ष है, प्लस व्यापार और राजनीति का भी है। तो ईरान उसका मेंबर तो है, परंतु चीन और पाकिस्तान दोनों ही नहीं है। मंगोलिया का वैसे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एशिया के इस तरफ तो ये गया ही नहीं है, ना चाइना में और ना ही पाकिस्तान में। क्लियर हो रहा है? अफगानिस्तान वगैरह है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये मैप से कंसर्न करके आप तैयार करते हैं, ये भी करंट अफेयर से कंसर्न है, क्योंकि मैप बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ऐसे तैयार करने पे आप इजली राष्ट्रों के नाम भी याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो 15वां प्रश्न है। अगेन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही ऑप्शन को मिलाइए। मैच लिस्ट 1 टू मैच लिस्ट 2। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखने के बाद लगेगा आपको कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बेल्ट ऑफ कॉम, लेकिन आप तुरंत डिफ्लेक्टिव फोर्स, पृथ्वी के घूर्णन से जिस फोर्स का जन्म होता है उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिव फोर्स, एंड टेक्निकली इट इज आल्सो नोन एज कॉरियोलिस फोर्स। तो डिफ्लेक्टिव फोर्स मस्ट बीन एसोसिएटेड विद द कॉरियोलिस फोर्स, बिकॉज ये कॉरियोलिस एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने डिफ्लेक्शन के प्रभाव को पृथ्वी के किस अक्षांश पे कितना परसेंट है, यानी अनुपात में या मात्रा में, सबसे पहले डिक्लेयर किया था। फिर इसी को फेरल ने फेरल्स लॉ के अंतर्गत प्रस्तुत किया। इसी डिफ्लेक्टिव फोर्स अर्थात कॉरियोलिस फोर्स के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में वायु दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में वायु बाईं ओर मुड़ जाती है। तो डिफ्लेक्टिव फोर्स 2 हो जाएगा 1 से। अब 2 1 को लें तो अपने आप एक ही ऑप्शन में उत्तर मिल जा रहा है, लेकिन रोरिंग 40s इसका हिंदी होता है। ये वैसे हरियाणा PCS में बार बार समस्या आ रही है, खासकर जो कोर हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी इंग्लिश टर्म जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश टर्म को ही देवनागरी में। इसका हिंदी होता है गरजती चालीसा, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s। पछुआ वायु दक्षिणी गोलार्ध में गरजती चालीसा 40 डिग्री अक्षांश पर, कुर्द 50 डिग्री अक्षांश पर, और चीखती 60, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s पछुआ वायु कहते हैं। तो यहां पर रोरिंग 40s का मतलब हो जाएगा वेस्टर्लीज। क्लियर हो रहा है? अब बेल्ट ऑफ कॉम ये हो जाएगा डोल्ड्रम, और हरमटन को डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर विन, क्योंकि गिनी की खाड़ी में जब बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो जाती है तो लोगों का तबीयत खराब होने लगता है। ये गर्म और शुष्क वायु है हरमट्टन। जैसी हरमट्टन वायु वहाँ पहुँचती है सहारा के मरुस्थल से, तो वहाँ आर्द्रता को कम करके लोगों का तबीयत ठीक, मतलब जैसे आर्द्रता कम होगा लोगों का तबीयत ठीक होने लगेगा। तो लोग ये समझते हैं कि ये वायु डॉक्टर की तरह इलाज करता है, इसलिए हरमट्टन को डॉक्टर विन या डॉक्टर कहा जाता है गिनी खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये क्वेश्चन ईजी है, बस आपको मिलाना। और अच्छी बात क्या है कि एक ऑप्शन के मिलाने से ही उत्तर मिल जा रहा है। तो आप डिफ्लेक्टिव फोर्स को भी देखिए, 2 का 1, तो 2 का 1 एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का उत्तर है सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, सबसे पहले कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कंसर्न होते हैं करंट अफेयर से भी। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को मापने का एक अच्छा तरीका है प्रकाश कितने देर में चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचता है।
जैसे सूर्य से प्रकाश की गति ऑलमोस्ट होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 8 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब 60 गुना 8 गुने 3 लाख इजकल टू सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। और 1.25 मिनट का समय लगता है चंद्रमा से, हालांकि चंद्रमा के स्वयं का प्रकाश नहीं होता, सूर्य की किरणें जो चंद्रमा से टकराती हैं वही जब रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती है तो उसको समय लगता है 1.25 मिनट का, यानी 1.15 सेकेंड। 100 मिनट का मतलब 1 मिनट 0.15 सेकेंड, मतलब उसका चौथाई भाग 1.25 मिनट। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को भी आप इजीली निकाल सकते हैं इस क्रियाविधि से। तो सोनार तरंगों के विषय में मैं समझा रहा था कि जैसे हमने छोड़ा तो जैसे ये वॉल है सामने या यहीं पे लो हम बोल रहे हैं, ओबियसली यहाँ से टकरा करके भी तो परावर्तित होगा, ये ध्वनि तरंगें लौटेंगी। तो सोनार जो वेव्स होती हैं सिम्स लाइक साउंड वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की तरह। तो जब टकरा करके लौटती हैं तो ओबियसली यदि गहराई ज़्यादा होगी तो उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को वहाँ पहुँचने में, अर्थात उसे टकराने में और फिर वापस आने में समय अधिक लगेगा। तो लगे हुए समय के आधार पर सागर की गहराई का अनुमान लगाया जाता है। अब मुद्दा है ये किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया जाए, ये देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो तय है, ये क्वेश्चन ही बता रहा है कि इससे मापा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। मीन्स इंग्लिश में देखें तो The depth of sea can be determined by using sonar. Consider the following statements about it. First option, it uses ultrasonic waves for measurement of depth of sea. Second, the speed of ultrasonic waves in sea water is the same as that sound of in air. अर्थात जो वायु में ध्वनि गति है वही जल में अल्ट्रासोनिक वेव्स की होगी. Time taken by the ultrasonic waves reflected from the bottom of the sea to reach the detector is used to measure the depth. यही मैंने आपको अभी समझाया है. अर्थात गहराई के स्थल से टकरा करके जब वो लौटता है तो उसी के आधार पर उसकी गहराई को हम मापते हैं. अब कह रहा है कौन कौन से सही है. क्लियर हो रहा है. ध्वनि तरंगों के विषय में यदि आप पढ़ेंगे तो ध्वनि प्रकाश तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती है. प्रकाश तरंगे अर्थात जो लाइट वेव्स हैं, एनर्जी वेव्स हैं, वो निर्वात अर्थात शून्य में भी, हालांकि शून्य तो अब कुछ रहता नहीं है यूनिवर्स में भी, स्पेस में भी, लेकिन वो निर्वात में गति कर सकते हैं. उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है. लेकिन ध्वनि तरंगे बगैर माध्यम के गतिशील नहीं हो सकती. अर्थात ठोस, तरल या गैस, इन तीनों ही माध्यमों की आवश्यकता होगी. लेकिन एक तथ्य और जान लीजिए, अगर किसी का घनत्व अधिक है तो गति वहां पर बढ़ती जाएगी, और यदि घनत्व कम है तो गति घटती जाएगी. घटती जाएगी मतलब माध्यम के आधार पर उस अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो वेलोसिटी है वो निर्धारित होता है. क्लियर हो रहा है. अर्थात वायु में गति कम, तरल में गति उससे ज़्यादा और ठोस में गति उससे भी ज़्यादा होगी. पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी जो पी और एस वेव्स का हम मूल्यांकन करते हैं वो इस मैकेनिज्म से करते हैं. और पृथ्वी की जैसे जैसे गहराई में पी और एस वेव्स जाती हैं उनकी गति में वृद्धि होती है. उसका कारण है घनत्व में वृद्धि. क्लियर हो रहा है. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है समुद्र की गहराई नापने के लिए यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है. बिल्कुल करता है, अर्थात ये सही ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है समुद्र के पानी या जल में अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा में ध्वनि की स्पीड के समान होता है. दैट कांट बी पॉसिबल. हाउ दैट कुड बी. कैसे ये नहीं हो सकता? क्योंकि जल का घनत्व वायु के घनत्व के लगभग 8 गुना होता है. हालांकि कई ऐसे चट्टान हैं, ठोस हैं, परंतु उनका घनत्व जल से कम होता है. जैसे प्यूमिक पत्थर का घनत्व जल के सापेक्ष 0.6 होता है, अर्थात प्यूमिक पत्थर पानी में तैर सकता है. इवन शनि ग्रह ठोस है, परंतु शनि का जो घनत्व है वो जल के सापेक्ष 0.6 ही है. अर्थात शनि ग्रह को किसी समुद्र में फेंक दिया जाए तो चूंकि छठा भाग ही है उसका, इसलिए वो तैरेगा. छठा भाग नहीं, मतलब आधे थोड़ा ज़्यादा है. क्लियर हो रहा है. लेकिन सामान्य तौर पे जो ठोस है उसका घनत्व जल से अधिक होता है. क्लियर हो रहा है. तो और यहाँ पे तो सीधे है
जल और साथ में ध्वनि, मतलब एयर में और जल में। तो 8 गुना जब ज़्यादा घनत्व है तो जनरली उसकी गति बहुत, मतलब लगभग 8 गुने के बराबर होगी, 8 गुना ज़्यादा होगी। इसलिए उन तरंगों को हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हर्ट्ज में ध्वनि तरंगों को जब मापा जाता है तो एक लिमिट से ज़्यादा होने पर भी नहीं सुनाई देता और एक लिमिट से कम होने पर भी सुनाई नहीं देता। ये विशेषता है उस तरंगों की। और जल का घनत्व वायु के 8 गुना ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली दोनों तरंगों की गति कभी समान नहीं हो सकती, अर्थात ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र तल से परावर्तन के उपरांत इसके संसूचक तक पहुंचने के लिए लगे समय का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। यही मैंने आपको समझाया था। अब चुनना है सही क्या क्या है। तो 2 नंबर नहीं हो सकता, 1 और 3 होगा। तो 1 और 3 का ऑप्शन है बी। और मेरे हिसाब से ये साइंस का प्रश्न भी है, क्योंकि इसमें समुद्र की गहराई मापने से संबंधित था, इसलिए इसमें चुन लिया गया। वरना ये ध्वनि तरंग या ध्वनि तरंग का जो क्रियाविधि है निर्वात में गति क्यों नहीं करता, ये इन चीज़ों से कंसर्न है। परंतु इसमें अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, साथ में जो वायु में चलेंगी, जल में चलेंगी, क्यों अंतर आएगा? तो जब घनत्व उसका 8 गुना ज़्यादा होगा तो घनत्व ही उसकी गति का निर्धारक होता है वहाँ पर, क्योंकि बिना माध्यम के तो चलेगा ही नहीं। तो जब घनत्व ही उसकी गति का निर्धारण करेगा तो इससे उसकी गति में परिवर्तन आएगा। तो ऑप्शन बी यानी 2 स्टैंड नहीं करेगा, यानी वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा बी, सिर्फ 1 और 3। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न, प्लास्टिक बैग या थैलियां पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है। अब प्लास्टिक से तो आप खुद परिचित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है? द प्लास्टिक बैग्स आर अ पोटेंशियल हैजार्ड्स। बेसिकली हैजार्ड्स became vulnerable. When hazards became vulnerable, then that could be converted as disasters. तो ये ऐसे प्रकोप हैं, हैजार्ड का मतलब होता है प्रकोप, जोखिम नहीं। जोखिम का मतलब होता है रिस्क, ये ट्रांसलेशन की गलती है। संभाव्य का मतलब पोटेंशियल ठीक है, बट हैजार्ड का मतलब होता है प्रकोप, और जोखिम जो होता है रिस्क से कंसर्न हो जाता है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन की त्रुटि है। एनीवे, पोटेंशियल हैजार्ड मतलब संभाव्य प्रकोप है टू द एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टेड डिस्क्राइब दिस। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये वजन में हल्की होती हैं तथा उड़ते हुए उपद्रव न्यूसेंस करती हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इनके उत्पादन में विषाक्त रसायनों का उपयोग होता है, ये पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा। हालांकि कुछ तो है परंतु पॉसिबल नहीं है। ये ताप के प्रति अप्रतिरोधी होते हैं। क्या प्लास्टिक ताप के प्रति अप्रतिरोधी होंगे? और इससे इन्वायरमेंट्स क्या क्या कंसर्न होगा? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यही ऑप्शन जो है मीन्स ऑप्शन डी, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, अर्थात जो भी प्रकृति में तत्व हैं वो बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज होते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, जिसको हिंदी में कहते हैं अपघटित होना। यानी हम कहते हैं ना कि हम क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, यानी हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अर्थात इसका ये हुआ कि शरीर इन पंच तत्वों से बना है और इन पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। लेकिन ये विलीन करता कौन है? द प्रोसेस इन्वायरमेंटली द प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन, या इसको कहें डिकम्पोजिशन, इसका हिंदी होता है अपघटन। अर्थात आप देखते होंगे जो पशु मृत हो जाते हैं, दुधारू पशु भी, उनको सड़कों किनारे फेंक दिया जाता है। चमड़े के बिजनेस करने वाले लोग चमड़ा उतार लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे हड्डियां तक उसकी नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। इसके लिए खत्म नहीं होती, सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, और जो वायु का नाइट्रोजन है वायुमंडल में फिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मिट्टी का मिट्टी में, तो जो तत्व जहाँ से जैसे था वो वैसे ही अपने स्थान पे पुनः वापस लौट जाता है। अर्थात प्रकृति के जिन तत्वों से मिलकर हमारा शरीर, इवन वनस्पति समुदायों का जो तना है उसका पार्ट वो बना है, उसी प्रकृति को वापस हो जाता है। क्लियर हो रहा है? तो इसको मैं फिलॉसफी से नहीं जोड़ रहा, यानी जो बायोटिक कम्युनिटी है सूक्ष्म जीवाणु वो उसको डिकम्पोज करता है, घटित करता है। परंतु प्लास्टिक के संदर्भ में सबसे बड़ी हानि ये है कि वो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। अर्थात माइक्रोब्स चाहे जितना भी प्रयास करें, 250 साल तक एक प्लास्टिक को, और वो भी बहुत फास्ट प्रोसेस चला, तो डिकम्पोज करने में लग सकता है, जबकि एक जंतु को या वनस्पति को हार्डली टू हार्डली 6 महीने से 1 साल। बहुत कठोर कैल्शियम वाला भी हुआ सेल जिसको कहते हैं, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ ऐसे शंख या सीपी या घोंगे आप देखते हैं,
उसके भी सेल को डिकम्पोज करने में 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता। बट ये 250 साल तक डिकम्पोज बहुत फास्ट हुआ तब जाकर के होता है। तो प्रकृति में इस प्रकार के कचरे की तरह इकट्ठा होने लगता है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, अर्थात जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और इससे प्रदूषण की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ती जाती हैं और अंततः वो एक हेजार्ड से डिजास्टर के तौर पे कन्वर्ट कर जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 17 का। अब यही बाकी जो 17वां प्रश्न था, अर्थात 2021 में हरियाणा लोक सेवा आयोग हरियाणा पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए थे, पार्ट 1 वीडियो में पहले 9 प्रश्नों को और पार्ट बी या पार्ट 2 कह लीजिए में जितने प्रश्न थे उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और जानने का प्रयास करते हैं और हरियाणा पीसीएस में या लोक सेवा आयोग में किस प्रकार के किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपने ज्ञान को इस प्रकार से संवर्धित करें कि प्रश्नों के स्रोत तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, ताकि आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो। यह टीम दृष्टि का भी प्रयास है। कोविड-19 वैसे समापन की ओर है, लगभग समाप्त हो ही रहा है, होली बीत चुका है 2022 का। फिर भी अभी सुरक्षा का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है और पूरे प्रतिबद्धता के साथ, तन्मयता के साथ, जुझारूपन के साथ तैयारी में लगिए ताकि अंतिम रूप से चयनित हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।